केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में 2 बिल लाए जा सकते हैं। इसके जरिए महिला आरक्षण लागू करने की मौजूदा शर्त में बदलाव किया जाएगा। इससे लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो सकती है। इनमें महिला सांसदों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 273 हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया के हालात पर राज्यसभा में मंगलवार को 21 मिनट बोले। उन्होंने कहा कि अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग जारी रही तो इसके दुष्परिणाम होंगे। आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इसमें राज्यों का सहयोग जरूरी है। टीम इंडिया की तरह काम करने होंगे। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में हमारे जहाज और भारतीय क्रू फंसा हुआ है। ये चिंताजनक है। हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। गैस, तेल, फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की सप्लाई पर असर पड़ा है। भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस मिशन के तहत सेवा देने वाली महिला अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सेना में महिलाओं के खिलाफ होने वाले प्रणालीगत भेदभाव को स्वीकार करते हुए अपनी विशेष संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने उन महिलाओं के पक्ष में फैसला दिया जिन्हें अस्थायी कमीशन से वंचित रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जिन महिला अधिकारियों ने अपनी सेवा से हटाए जाने को लेकर अदालत ने चुनौती दी थी, उन्हें 20 साल की सेवा के बराबर पेंशन पाने का हकदार माना जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सेना में महिलाओं के खिलाफ प्रणालीगत भेदभाव की वजह से उन्हें परमानेंट कमीशन नहीं मिल पाया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और बदलते वैश्विक सुरक्षा हालात के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक कर देश की रक्षा तैयारियों की समीक्षा की। वहीं पिछले दिनों 22 मार्च को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CCS बैठक हुई थी, जिसमें ऊर्जा और उर्वरक सप्लाई की समीक्षा की गई थी। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और DRDO के चेयरमैन समीर कामत समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मौजूदा सुरक्षा स्थिति और ऑपरेशनल तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 25वां दिन है। ईरान में मंगलवार को कई जगह एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के इस्फहान शहर में गैस प्लांट और गैस कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया गया। इसके अलावा खोरम शहर के पावर प्लांट और उसकी गैस पाइपलाइन पर भी हमला हुआ। वहीं लेबनान में ईरान समर्थक उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह ने आज इजराइल के 5 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया। हिजबुल्लाह ने बताया कि उसने इजरायली सैनिकों की एक छावनी, रडार और तोपखाने को निशाना बनाया। कोलंबिया में सोमवार को एयरफोर्स का हरक्यूलिस B-130 विमान टेक ऑफ के दौरान क्रैश हो गया। हादसे में अब तक 66 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा घायल हो गए, जबकि 4 सैनिक अभी भी लापता हैं। एक सैन्य सूत्र को निश्चित ने बताया कि 58 सैनिक, 6 वायुसेना कर्मी और 2 पुलिस अधिकारी मारे गए हैं। यह हादसा पेरू सीमा के पास दक्षिणी अमेजन क्षेत्र के प्यूर्टो लेगुइजामो में हुआ। विमान में 114 सैनिक और 11 क्रू मेंबर सवार थे। रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने बताया कि विमान रनवे से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। ईरान ने कहा कि वह मौजूदा संघर्ष में पीछे हटने वाला नहीं है। जब तक उसे हुए नुकसान की भरपाई नहीं मिलती तब तक जंग जारी रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रजई ने कहा कि ईरान की शर्तें स्पष्ट हैं। सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाए और अमेरिका की ओर से भविष्य में किसी भी तरह की दखलंदाजी न करने की ठोस गारंटी दी जाए। रजाई ने टीवी पर जारी अपने बयान में कहा कि ईरानी सेना पूरी ताकत से ऑपरेशन चला रही है और देश का नेतृत्व नए सुप्रीम लीडर के तहत मजबूती से स्थिति संभाल रहा है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच मंगलवार को बुलियन पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। चांदी की कीमत 9,050 रुपये गिरकर 2.16 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं सोने का भाव 2360 रुपये गिरकर 1.37 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम आ गया। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को हरे निशान पर खुला। कारोबार के दौरान 1.33 बजे तक 1710.23 अंक या 2.35% बढ़कर 74,406.62 अंक पर आ गया। वहीं निफ्टी 518.80 अंक या 2.30% बढ़कर 23,031.45 अंक पर आ गया। शुरुआती कारोबार में 23 शेयरों वाला सेंसेक्स 1516 अंक बढ़ाकर 74,212.47 अंक पर आ गया। वहीं 50 शेयरों वाला निफ्टी 386.95 अंक बढ़कर 22,899.60 अंक पर आ गया। शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 20 पैसे गिरकर 93.73 पर आ गया। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच भारत के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार 2 भारतीय ध्वज वाले LPG टैंकर पाइप गैस और जगवसन ने हॉर्मुज को सुरक्षित पार कर लिया है।
मंत्रालय के अनुसार भारतीय ध्वज वाले 2 LPG वाहक पोत जगबसंत और पाइन गैस जिनमें 92,612.59 मीट्रिक टन LPG भरी हुई थी, आज शाम होर्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरे। इन पोतों पर क्रमशः 33 और 27 भारतीय नाविक सवार थे। ये पोत भारत के लिए रवाना हुए हैं और इनके 26 से 28 मार्च 2026 के बीच बंदरगाहों पर पहुंचने की संभावना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की महिला चयन समिति ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले आगामी T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस दौरे के लिए 15 सदस्यीय टीम की कमान अनुभवी ऑलराउंडर हरमनप्रीत कौर के हाथों में सौंपी गई है, जबकि स्मृति मंधाना टीम की उप कप्तान होगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की यह T20 सीरीज 17 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। भारतीय महिला टीम में हरमनप्रीत कौर कप्तान, स्मृति मंधाना उप कप्तान, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, अरुंधति रेड्डी, रेखा ठाकुर, क्रांति गौर, श्रीचरणी छियंका पाटिल, काशवी गौतम, भारती फुलमाली, उमा छेत्री, अनुष्का शर्मा शामिल हैं। पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान को ICC ने फरवरी महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। उन्होंने इस रेस इंग्लैंड के विल जैक्स और अमेरिका के शैडली वैन शल्कवी को पीछे छोड़ा। वहीं विमेंस कैटेगरी में ये अवार्ड भारत की सीम बॉलर अरुंधति रेड्डी को मिला। उन्होंने पाकिस्तान की फातिमा सना और श्रीलंका की हर्षिता समर विक्रमा को पीछे छोड़ा। इटली के टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने ATP मास्टर्स 1000 स्तर पर लगातार सबसे अधिक सेट जीतने के मामले में नोवाक जोकोविच का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सिनर ने मियामी ओपन के तीसरे राउंड में कोरेंटीन मोटे को 6-1, 6-4 से हराया। ये मुकाबला 1 घंटा 11 मिनट तक चला। इस जीत के साथ सिनर ने लगातार जीते गए सेटों की संख्या 26 हो गई है, जबकि जोकोविच के नाम 24 सेट का रिकॉर्ड था। जोकोविच ने ये उपलब्धि 2016 में इंडियन वेल्स और मियामी के बीच हासिल की थी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम अप्रैल के दूसरे सप्ताह में घोषित किए जाने की संभावना है। स्कूल शिक्षा विभाग ने मूल्यांकन कार्य को समय पर पूरा करने के लिए सभी केंद्रों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। वहीं कक्षा 5वीं और 8वीं के परिणाम इसी सप्ताह घोषित होने की प्रबल संभावना है। मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सोमवार को कमर्शियल LPG सिलेंडरों के वितरण को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है। जारी आदेश के अनुसार सरकार ने कमर्शियल LPG सिलेंडरों का आवंटन सबसे पहले शैक्षणिक संस्थानों और चिकित्सा संस्थानों को 30% तक गैस उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद आवश्यक सेवाओं जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, पुलिस जेल, महिला एवं बाल विकास विभाग और अन्य विभागीय संस्थाओं को 35% तक आवंटन किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों को 9% गैस आवंटित की गई है, जबकि ढाबा और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को 7% हिस्सा मिलेगा। मध्य प्रदेश में मौसम भले ही इन दिनों बदलता नजर आ रहा हो, लेकिन गर्मी का असर लगातार मजबूत होता जा रहा है। उत्तर और मध्य हिस्सों में बादलों की वजह से हल्की राहत जरूर मिली, मगर ये राहत अस्थायी है। मौसम विभाग साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में तापमान तेजी से बढ़ेगा और गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाएगी। मौसम विभाग के अनुसार 26 और 29 मार्च को आंधी बारिश के 2 सिस्टम सक्रिय होंगे, जिसमें कुछ समय के लिए तापमान में गिरावट आ सकती है, लेकिन इसके बाद गर्मी और तेजी से बढ़ेगी। यानी ये सिस्टम सिर्फ अस्थायी राहत देंगे, अस्थायी नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश से मथुरा वृंदावन गोकुल क्षेत्र का 5000 वर्ष से जीवन संपर्क रहा है। भगवान श्री कृष्ण ब्रिज में पराक्रम करने के बाद शिक्षा ग्रहण करने उज्जैन के संदीपनी आश्रम पधारे थे। इस नाते विश्व के सम्मुख भगवान श्री कृष्ण का जो विराट व्यक्तित्व आया, उसमें उज्जैनी का योगदान रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव वृंदावन में जीवनदीप आश्रम के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, महामंडलेश्वर जीवनदीप पीठाधीश्वर स्वामी यतीन्द्र आनंदगिरी, महामंडलेश्वर अवधेशानंद, साध्वी रितंभरा सहित समस्त संत वृंद तथा बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने वृंदावन में जीवनदीप आश्रम लोकार्पण समारोह में सनातन धर्म और जीवन दर्शन पुस्तक का विमोचन किया। किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर मंगलवार को जिला किसान कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने जमकर नारेबाजी की और मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों को ऋण जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने को, ट्रेड डील में सोयाबीन तेल को टैक्स फ्री आयात के फैसले को रोकने, वर्षा और ओलावृष्टि का सर्वे करने, गेहूं की खरीदी 4000 रुपये प्रति क्विंटल करने जैसी मांग की गई थी। कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने मंगलवार को कहा कि भाजपा कार्यालय में कांग्रेस टैलेंट हंट से निकले प्रवक्ता बीजेपी कार्यालय की शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के पास प्रवक्ता नहीं बचे हैं। कांग्रेस का प्रवक्ता टैलेंट हंट राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता टैलेंट हंट के जरिए अपने काम को और धारदार बनाएगी। नायक ने कहा कि आगे भी बीजेपी के प्रवक्ताओं की जरूरत पड़े तो हम देने को तैयार हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता टैलेंट हंट पर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को टैलेंट हंट राष्ट्रीय स्तर पर अपने नेतृत्व के लिए करना चाहिए।
जो नेतृत्व भ्रष्टाचारी है, जो नेतृत्व चुनाव हार चुका है कांग्रेस, वहाँ पर तो परिवार हट तक करती है और जमीन पर साधारण कार्यकर्ता के लिए टैलेंट हंट करती है और साथ में कई तरह की शर्तें लगा देती है कि वो टिकट नहीं मांगेंगे।